स्वागत है आप सभी का एसएससी के टॉप 1000 प्रश्नों की सीरीज़ के अंदर। हम लोग इस वीडियो के अंदर एसएससी के जो इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर जो कि कई प्रकार के और पिछले तमाम एग्जाम्स में पूछे जा चुके उन्हीं प्रश्नों के ऊपर चर्चाएं करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है ना, एसएससी सिलेक्शन ऑफ 2007 में पूछा गया, और ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम एसएससी सीपीओ, टैक्स असिस्टेंट हो, स्नातक की परीक्षा, किसी भी एग्जाम हो जो पिछले काफ़ी समय से लगातार आ रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों के ऊपर हम लोग चर्चाएं करते रहते हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंतर्गत। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे बेहतरीन वीडियो को ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न 2007 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहता है, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है, क्या हो जाता है, कौन सा रोग हो जाता है? रिकेटस हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है, बेरी हो जाता है, या अरक्तता हो जाती है? तो इसका जो ABCD में से कौन सा जवाब सही है? विटामिन B की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग होता है? तो अरक्तता, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं। विटामिन B6 का दूसरा नाम पाइडॉक्सिन है। इसका प्रमुख स्रोत दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, जिगर, मछली इत्यादि है। इसकी कमी से अरक्तता यानी एनीमिया कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एनीमिया और हिंदी में अरक्तता कहते हैं ना, हो जाती है। लाल रुधिराणु तथा प्रतिशत प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। रिकेटस क्या होता है? रिकेटस विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो रिकेटस नाम की बीमारी एक आपको हो जाती है। स्कर्वी क्या है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। विटामिन सी कहाँ से मिलता है? खट्टे फलों, आंवला, अचार इत्यादि से जो होता है विटामिन सी मिलता है। और विटामिन बी क्या होता है? विटामिन बेरी जो होता है ना, विटामिन B12 की कमी से विटामिन बेरी हो जाता है। ठीक है, बेरी रोग है ना, विटामिन B12 की कमी से होती है। तो रिकेटस विटामिन डी और विटामिन डी सूर्य की रोशनी, दूध, मछली, ईस्ट इत्यादि इससे प्राप्त होती है। आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। और अगला जो क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी बार यानी ये इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन को कह सकते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न लगातार प्रश्नों में रिपीट होते रहते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है, या फिर मानव शरीर के अंतर्गत आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, या नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है? तो मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो डी ऑप्शन में इतना राइट आंसर, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आइए देखते हैं। संजीव पदार्थ के संयोजन में लगभग 36 तत्व भाग लेते हैं, जिसमें से ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक 62% ऑक्सीजन होता है, और इसी के साथ ही साथ कार्बन 20% होता है, हाइड्रोजन 10% होता है, और नाइट्रोजन 3% होता है मानव शरीर के अंदर। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है और किस तरीके से हम लोग इसके साथ डील कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ना, एसएससी सीपीओ 2011 के अंतर्गत आया हुआ था। ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्नलिखित में से किसमें असामान्य वृद्धि है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा जवाब सही है? तो इसमें से लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, रक्त पटिकाणु, रक्त प्लाज्मा, ABCD में से हम लोग ध्यान से देखते हैं ना, तो हमें बी ऑप्शन इसका राइट आंसर निकल के आ जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं, ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर का लक्षण इनमें से जो किसमें असमान वृद्धि है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं में असमान वृद्धि हो जाती है। एक थैलीनुमा, जैसे मानव का ये शरीर हो गया है, इसमें क्या होता है, कहीं भी एक असमान वृद्धि बढ़ जाती है, कोई ग्रंथि या कुछ छोटा सा भाग बढ़ जाता है, उसे कैंसर कहते हैं, इसे काटना होता है। ब्लड रक्त कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। इस कैंसर में असमान रक्त कोशिकाओं में श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC की मात्रा असमान तरीके से बढ़ जाती है। ठीक है, जिसकी हम लोग जांच कराते हैं, उसके बाद में इसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं।
बाद में कुछ लोगों के सही हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों का कैंसर सही नहीं होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है और किस एग्जाम्स में आया हुआ। ये क्वेश्चन है ना, डी ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मल्टीटास्किंग 2014, जाति उद्भवन का सिद्धांत, विनिमय का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो ABCD इनमें से कौन सा सही जवाब है आपको बताना है। तो डी ऑप्शन उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ये डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखते हैं, जीन आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है। इससे में हमारी आनुवंशिक विशेषताओं की जानकारी होती है। जब कोशिकाओं के केंद्र में स्थित DNA में कोई स्थायी परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहा जाता है। ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आई होप ये क्वेश्चन भी सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है, जो कि SSC CHSL 2014 के अंतर्गत पूछा गया था। ज्ञात सबसे छोटे प्रोकैरियोटिक जीव जो है ना, कौन सा है? तो प्रोकैरियोटिक जीव माइक्रोसिस्टिस है, माइक्रोप्लाज्मा है, बैक्टीरिया है, क्लोरेला है। तो ABCD इसमें से आपको बताना है कौन सा सही जवाब है। इनमें से हम लोग ABCD को छांटते हैं ना, तो बी ऑप्शन इसमें से राइट आंसर निकल के आता है, माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा को देखते हैं सभी प्रोकैरियोटिक जीव बैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया दोनों प्रकार के अत्यंत छोटे होते हैं, जिनके बैक्टीरिया का आकार जो होता है ना 0.6 MBP से लेकर 10 MBP तथा आर्की बैक्टीरिया का आकार 0.5 MBP से लेकर 5.8 MBP तक होता है। तो इसका बैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्मा तो ना बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है और किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। तो न्यूरॉन क्या होता है? जो क्वेश्चन है ना SSC CHSL, अगला क्वेश्चन जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये SSC CHSL 2013 के अंतर्गत आया था। न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन के बारे में बताना है। ऊर्जा का आधारभूत इकाई है, रेडियोधर्मिता के दौरान निर्मुक्त कण है, न्यूरॉन के प्रतिकरण है, तंत्र की आधारभूत इकाई है। और न्यूरॉन क्या है? डी ऑप्शन तंत्र की आधारभूत इकाई है। चलिए देखते हैं न्यूरॉन का थोड़ा सा ढांचा। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। यह तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है। यह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क में सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। यह कार्य एक विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है और किस एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। ये क्वेश्चन SSC CHSL 2013 के अंतर्गत आया हुआ था। कहता है दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? तो दुग्धजनक हार्मोन का स्राव स्तन ग्रंथि में होता है, प्लेसेंटा में होता है, अंडाशय में होता है, पीयूष में होता है। तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पीयूष में दुग्ध हार्मोन का स्राव होता है। अधिकतर बच्चे स्तन ग्रंथि लगाते हैं, ये बिल्कुल खराब बात है। ठीक है, दुग्धजनक हार्मोन दुग्ध ग्रंथियों दुग्ध के स्राव के लिए उत्तेजित होती है, स्राव उत्तेजित करती हैं, तो उसका रिसाव होता है। इस हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि से होता है। तो पीयूष ग्रंथि इसका सही जवाब है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हृदय वंचित है। हृदय किस चीज से वंचित है? हृदय पेशी से, अनैच्छिक पेशी से, ऐच्छिक पेशी से या चिकनी पेशी से। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही जवाब है? तो हृदय किस चीज से वंचित है ये आपको बताना है। ठीक है, आइए देखते ABCD में से कौन सा। तो हृदय जो है ना ऐच्छिक पेशी, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं इसके बारे में। हृदय पेशी हृदय में पाई जाती है जो कि अनैच्छिक पेशियां हैं, जो कि हृदय ऐच्छिक पेशियों का अभाव रहता है। किसका? ऐच्छिक पेशियों का अभाव रहता है। ऐच्छिक पेशियां अस्तित्व के साथ
जुड़ी रहती है, जो कि इच्छा शक्ति के नियंत्रण में होती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, स्टारफिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है? तो स्टारफिश के परिसंचरण तंत्र को जठरवाही तंत्र कहा जाता है, जलवाही तंत्र कहा जाता है, हिमल तंत्र कहा जाता है, नील तंत्र कहा जाता है। तो ABCD में से कौन सा जवाब सही है आपको बताना है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हिमल तंत्र कहा जाता है। स्टारफिश के परिसंचरण तंत्र को हिमल तंत्र कहा जाता है। स्टारफिश के परिसंचरण तंत्र 3 स्थानों पर संपन्न होते हैं। नंबर 1 पेरिविसेरल फोयम और नंबर 2 जलवाही तंत्र, नंबर 3 हिमल तंत्र। इस प्रकार इस प्रश्न के 2 उत्तर सही हैं। ठीक है, जलवाही और हिमल। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है और किस परीक्षा में आया हुआ था, ये भी हम लोग देखेंगे। भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है, यानी भारत के इस दक्षिणी बिंदु को बताना है। इस दक्षिणी बिंदु को क्या कहा जाता है? तो केमोरियन या कैमिलीमियर पॉइंट या इंदिरा पॉइंट या पोर्ट ब्लेयर। तो भारत के दक्षिणी पॉइंट को इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे दूर दक्षिणी बिंदु निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था। भारत में मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस शहर में सड़क पर चलने वाले पंजीयत जिनका पंजीकरण हो चुका है वाहनों की संख्या सबसे अधिक है? तो कौन सा शहर है जिसमें पंजीकरण या पंजीकृत वाहनों की संख्या सबसे ज़्यादा है? मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई। तो SSC CPO का क्वेश्चन है, बताना है। इसका सी ऑप्शन सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली के अंतर्गत पंजीकृत वाहन सबसे अधिक है। दिल्ली में सड़क पर चलने वाले पंजीयत वाहनों की संख्या जो है ना 7.35 मिलियन है। इसके बाद क्रमशः चेन्नई, मुंबई और कोलकाता का स्थान या नाम आता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है, जो कि SSC टेक्स्ट असिस्टेंट की परीक्षा 2007 के अंतर्गत पूछा गया था। भारत में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में नवीनतम संयोजन है। तो इसका क्या है? कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, खजुराहो का मंदिर, लाल किला। तो भारत के यूनेस्को के विश्व विरासत में सबसे अभी हाल ही में कौन शामिल हुआ है या जल्द कौन शामिल हुआ है? लाल किला को शामिल किया गया है इन ऑप्शन को देखते हुए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है ना, अगला प्रश्न 10+2 लेवल का है और 2015 में आया हुआ था। तो देखते हैं क्या सही है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर की परियोजना कहाँ पर है? सतलज, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी। तो ABCD में से जो नागार्जुन की परियोजना है ना, वो कृष्णा नदी के ऊपर है। यानी बोले तो B ऑप्शन सही जवाब है। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में नलगोंडा एवं गुंटूर जिले की सीमा के पास स्थित है। वर्तमान में नागालैंड तेलंगाना के राज्य में स्थित है। इस परियोजना से आंध्र प्रदेश की 8.67 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है तथा 210 मेगावाट विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है। इस कृष्णा नदी के ऊपर जो नागार्जुन सागर बना हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल कौन सी है? तो भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल कौन सी है? चावल, गेहूँ, चना, अलसी। तो चावल सही जवाब है। चावल अधिकतर क्षेत्रों में उगाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न, हीरे की खानें कहाँ पाई जाती हैं? तो सबसे पहले जो हीरा निकाला गया था, जो नहीं हुमायूं ने अपने तख्त में जड़वाया था, कोहिनूर हीरा, वो भी यहीं से प्राप्त किया गया था। तो हीरे की खानें कहाँ पाई जाती है? SSC मैट्रिक की स्तरीय परीक्षा 2008 में आया हो। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो कहाँ से पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश के जो पन्ना नामक स्थान है ना, यहीं से मध्य प्रदेश इसका सही जवाब है।
मध्य प्रदेश में क्या होता है, हीरे की खानें पाई जाती हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। और अगला प्रश्न किस परीक्षा में आया था, क्यों उपयोगी है, देखते हैं। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन से वन फैले हुए हैं, तो बताना है ए ऑप्शन या बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है आर्द्र तथा शुष्क भारत में सर्वाधिक बहुत क्षेत्रों में पाया जाता है। सागौन तथा साल इस वनों में प्रमुख वृक्ष हैं। तो सागौन के वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है और किस प्रकार से यूजफुल है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है, तो हिमालय के पार से सिंधु नदी निकलती है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र तीनों नदियां का उद्गम क्षेत्र हिमालय पार क्षेत्र से सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है। सतलज नदी तिब्बत के राक्षस ताल से तथा ब्रह्मपुत्र नदी आंगसी ग्लेशियर से निकलती है, जबकि गंगा नदी महानदी भारत के भूभाग यानी भूक्षेत्र से निकलती है, भारत के उत्तराखंड से। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई ऐसा मत करिए, अपने फ्रेंड या मित्रों के साथ शेयर करके इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, आपकी महान कृपा होगी। चलिए देखते हैं और आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल इसी तरीके की बेहतरीन प्रश्नों वाली सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। अपना ख्याल रखिए और इसी प्रकार से अपनी तैयारी को जारी रखिए। थैंक यू।